जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े की पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका झाझड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पर। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम तंदुरुस्त होंगे और एकदम अच्छे से तैयार होकर क्लास के लिए बैठ गए होंगे। क्लास हमने अभी, ये आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसके अंदर अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेवलपमेंट पढ़ा था, उसका परिचय और उसका डेवलपमेंट हुआ, वो सब पढ़ा था। हाँ, सेकंड क्लास में डेवलपमेंट कंप्लीट करने का सोचा था, पर थोड़ा सा रह गया था, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा आज हम अपना नया टॉपिक भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले एक चीज और, कुछ लोगों ने ये बात बोला कि भाई मैम आप 40 मिनट की क्लास में 20 मिनट तो बोल के ही निकाल देते हो। तो देखो, बोलना भी जरूरी है, क्योंकि अभी नई क्लास शुरू की है। तो मतलब बच्चों के साथ अगर कांटेक्ट नहीं करूंगी मैं, कि भाई बच्चों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स नहीं देखूंगी या फिर उनको नहीं बताऊंगी भाई मेरा मतलब मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं बताऊंगी, तो एक दूसरे के मतलब समझ कैसे पाएंगे हम लोग, है ना। तो 2-3 क्लासों में ये आपके साथ में दिक्कत आ सकती है कि भाई थोड़ा कंटेंट के साथ में आपको बातें भी ज़्यादा होंगी। बाकी का देखो, टाइम के हिसाब से हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे, उसकी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है ना, आप वो कंटेंट तैयार कीजिए, चाहे उसमें हम आपको कैसे भी करवाएं। बाकी की आपको मैराथन, क्वेश्चन बैंक की मैराथन क्लास रहेगी आपकी। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं आपकी मैराथन क्लास संडे को रख दें। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए, जैसे कि आप लोगों की ख्वाहिश है कि बात कम और कंटेंट ज़्यादा दिया जाए, उस हिसाब से ज़्यादा बात करते हुए ना करते हुए अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। जैसे कि अपन ने कल की क्लास में 1946 के बारे में पढ़ा था कि वह 1946 के अंदर आपका ENIAC कंप्यूटर आया था। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था। पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो आपको 1946 में प्रोवाइड करवा दिया गया था। ठीक है, आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। अपन ने 1946 की बात कर ली थी, आज अपन बात करेंगे 1951 की। ठीक है, अब 1951 में क्या होता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन आपका 1951 के अंदर पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। क्या आता है? आपका फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था, इसको लाने वाला कौन था? जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया है, जॉन न्यूमैन थे, वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर लेके आए थे। ठीक है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या था? जॉन वो न्यूमैन थे, वो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर लेके आए थे उसका नाम था एडवेक कंप्यूटर। एडवेक, एडवे कंप्यूटर था। इससे पहले अपने ENIAC कंप्यूटर पढ़ा था, ENIAC ENIAC कंप्यूटर पढ़ा था, लेकिन जो 1951 में आया था वो एडवे कंप्यूटर था। अब एडवे की फुल फॉर्म क्या है वो फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता था जिसके अंदर बहुत सारी डाटा स्टोर होती थी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा उसको प्रोवाइड करवाया जाता था, उसको मतलब बहुत सारी डाटा मिलती थी, उसको पूरा मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि आप रेलवे डिपार्टमेंट ले लीजिए, एयरलाइन ले लीजिए। अब इतना सारा होता है कि भाई कौन से टाइम पे कौन सी एयरलाइन मतलब एरोप्लेन आएगी, कौन सी नहीं आएगी, है ना, क्या टाइमिंग है, ये सारा का सारा डाटा एक साथ मेंटेन करने का काम करना पड़ता था। इसलिए इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बोलते थे। तो आपको अगर पूछ ले पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, तो इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम रखा गया था, इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम रखा था उन्होंने यूनिएक। क्या रखा था? यूनिएक। यूनिएक, एक जैसे नाम है भाई, दिमाग में रखना। और ये यूनिएक था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था। अगर आपको पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा आपका यूनिएक। अब यूनिएक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिएक मीन्स होता है आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक
कंप्यूटर। यूनिए की फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई एयरलाइन वगैरह आपका रेलवे डिपार्टमेंट वगैरह में काम में लिया जाता था, ऐसे ही मान लीजिए कि जो बिजनेस फील्ड थी, बिजनेस में भी बहुत सारा कंटेंट होता था, तो बिजनेस फील्ड में काम में लिया जाता था। तो इसको आप कहाँ काम में लेते थे? बिजनेस, आपके बिजनेस में। बिजनेस नाम ना आकर कॉमर्शियल भी दे देते हैं कई बार, ठीक है, कॉमर्शियल यूज में आता था, ठीक है। अब 1951 की अपन ने बात कर ली, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे 1947 की। अब 1947 में क्या होता है, एक कंपनी आती है AT&T बेल। AT&T बेल क्या थी? एक अमेरिकन कंपनी थी, एक अमेरिका की लैब थी, जिसके अंदर क्या होता था, इन्वेंशन होते थे, बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे और वहां पे इन्वेंशन किए जाते थे। तो ये AT&T बेल कंपनी थी, जो कहाँ की थी? वो आपकी अमेरिका की कंपनी थी। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले ट्रांजिस्टर बनाया गया था। क्या बनाया? ट्रांजिस्टर। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि पहले, सबसे पहले जब कंप्यूटर काम करते थे तो विद्युत आप जब प्रोवाइड करवाते थे, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करवाते थे, किसी कंप्यूटर को वर्क करवाते थे, तो वैक्यूम के थ्रू करवाया जाता था, मतलब वैक्यूम काम में ली जाती थी इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। लेकिन वैक्यूम गर्म हो जाती थी, जल्दी गर्म हो जाती थी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज होता था। अब ज़्यादा यूज होता था, गर्म भी जल्दी हो जाती थी, ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते थे। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए AT&T बेल की कंपनी थी, उसने ट्रांजिस्टर बनाया। ट्रांजिस्टर बनाया। अब इसको बनाने का श्रेय किसको दिया गया? इसका बनाने का श्रेय आपके ब्रिटेन शोकले एंड बार्डन को दिया गया। 3 बंदे थे, ब्रिटेन, शोकले एंड बार्डन, ठीक है। अब इतना अच्छा काम कर दिया भैया आपने, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने से भी, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की मात्रा भी कम कर दी, काम करने के लिए मतलब टाइम भी ज़्यादा मिलने लग गया, इतना जल्दी गर्म नहीं होता था तो ज़्यादा देर तक काम कर सकते थे, इतना अच्छा इन्वेंशन किया है। तो इनको क्या किया गया 1956 में? कब? इनको 1956 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1956 में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है, नोबेल प्राइज दिया। अब आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि सबसे पहले ट्रांजिस्टर किसने बनाया, कब बनाया, या फिर नोबेल आपको नाम दिया जाएगा कि भाई इनमें से नोबेल प्राइज किसको नहीं मिला या किसको मिला। तो आपको ये 3 नाम ध्यान में रखने हैं, ब्रिटेन, शोकले एंड बार्डन। अब मैम ये नाम याद कैसे रहेंगे? तो ऐसे याद कर लीजिए कि अमेरिका ने ट्रांजिस्टर बना दिया। अब क्या हुआ, ब्रिटेन के बर्डन आ गया, है ना, ब्रिटेन के बर्डन आ गया, क्योंकि उन लोगों ने जैसे ये देखा कि भाई अमेरिका ने जैसे ट्रांजिस्टर बनाया, वो शॉक्ड हो गए, शौक लग गया उनको कि है ट्रांजिस्टर बना दिया, मतलब हम पीछे रह गए, है ना, ऐसे शौक हुआ। तो ब्रिटेन है वो अमेरिका को देख के शौक हुआ, और वो मतलब शौक के कारण उनके ऊपर एक बर्डन सा आ गया कि हमें भी कुछ करना है। तो ब्रिटेन से ब्रिटेन हो गया, शौक से शौकले हो गया, और बर्डन से आप याद रखेंगे बार्डन, ट्रिक से याद रह जाएगा। दूसरी चीज ऐसे याद रखना है कि कब इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज इनको 1956 में मिला था, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि पहले, सबसे पहले क्या है, वैक्यूम ट्यूब आई। वैक्यूम ट्यूब के बाद में क्या होता है, ट्रांजिस्टर आ जाता है। अब ट्रांजिस्टर कैसा था, ट्रांजिस्टर ऐसे कुछ होता था, ऐसे मतलब एक ब्लैक सी चिप होती थी, इसके आगे ऐसे चिप सी लगी हुई होती थी, 3 चिप होती थी, है ना, इनमें कुछ 0 0 1 0 ऐसे, मतलब ऐसे इन पे बाइनरी लैंग्वेज में कनेक्ट होती थी, ठीक है, ऐसे कुछ। अब इतनी सारी चिप्स अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो वही दिक्कत है, इतनी सारी चिप्स लगाओगे अलग अलग जगह, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज भी क्या होगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी ज़्यादा लगनी थी, और मतलब ज़्यादा चिप्स चाहिए थी। तो इसको थोड़ा और आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको आसान करने के लिए उन्होंने आईसी चिप बना दी। आईसी चिप क्या थी आपकी, आईसी चिप थी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या थी?
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप क्या थी कि ये एक ऐसी चिप थी जिसके अंदर छोटे 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 ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये सोच के बनाया गया कि एक ऐसी चिप क्यों ना बनाई जाए, ऐसी चिप बनाई जाए जिसके अंदर ये जो ट्रांजिस्टर, अपन बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, ये एक साथ काम में ले लिए जाए। तो इन लोगों ने एक ऐसे बड़ी सी चिप बनाई, मतलब थी तो सिर्फ वो जो ट्रांजिस्टर बनाया था उसी साइज की, लेकिन उसी साइज में इन लोगों ने बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए। ऐसे एक चिप थी, उसके अंदर ऐसे ट्रांजिस्टर ही ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, थोड़ा और काम को आसान कर दिया। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये भाई आईसी चिप किसने बनाई? तो ये आईसी चिप बनाने वाले कौन थे आपके? जॉन किल्बी। अब इनको कैसे याद रखोगे? सी से किल्बी को याद रखना, ठीक है। सी से आई जे से जॉन और सी से किल्बी। 1960 में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप थी, उसका आविष्कार किया जॉन किल्बी ने। किस लिए? कि भाई जो आपके ट्रांजिस्टर थे वो ज़्यादा यूज में आ रहे थे, मतलब ज़्यादा थे। अब बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, वही बात है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उतने ही मतलब ज़्यादा स्पेस लेंगे वो लोग। तो ये सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक और चिप बनाई गई थी, वो थी आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। अब आईसी भी बन गई। हाँ, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई जो इंटीग्रेटेड चिप थी वो बनी किससे थी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पूछ ले, मतलब आता नहीं है, बहुत रेयर है, पर आ जाए तो अपन मौका क्यों छोड़े। जो आपकी आईसी चिप थी ये किसकी बनी हुई थी? या आपकी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सिलिकॉन और जर्मेनियम की ये चिप बनी थी। अब भाई देखो, किसी का मतलब ऐसे क्वेश्चन होता है, मैम हिंदी में पढ़ा रहे हो, मतलब आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हो, सारा इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, आप बता दीजिए मैं इसमें क्या हिंदी बताऊँ आपको। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो हिंदी में कि भाई इंटीग्रेटेड, बच्चों ऐसे लिखा जाता है, जो कि मुझे भी नहीं पता कैसे लिखा जाता, ग्रेटेड इंटीग्रेटेड ऐसे लिखा जाता है। ये चीजें जरूर बता सकते हो, जो कि हिंदी मीडियम में हो तो आपको अच्छे से पता होगा कैसे लिखा जाता है। मैं जो बोल रही हूँ वही चीज आपको लिखनी है। बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनका कोई हिंदी नहीं है। 90% कंप्यूटर आपका इंग्लिश में ही है, उसका क्या हिंदी बनाऊं? कंप्यूटर है, उसको संगणक कहते हैं। चलो बच्चों, आज संगणक पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी वो कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर वाला सेट है, सबके वही चलता है, कंप्यूटर कंप्यूटर इतना तो सबको आता है, देखो। और कई प्रॉब्लम होती है तो भाई ऐसे तो मैं देखो लगभग आपको हिंदी में बता रही हूँ, है ना। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो देखो, अब मैं मेरी तरफ से कंप्लीट करवा रही हूँ, फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। बाकी का अगर आपको लगता है कि भाई मैं सारा इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ तो फिर आपको अभी कंफ्यूजन है हिंदी और इंग्लिश में, और कंप्यूटर में, खास करके कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश में कैसे होता है ना। तो उसमें मैं आपके साथ अभी जितना हेल्प हो रहा है उतना कर रही हूँ। बाकी आप देखो, मैंने तो हिंदी में नाम भी आज हिंदी में लिखे हैं लगभग, जॉन किल्बी, क्योंकि फिर मैं ये बोलती जॉन किल्बी, मैम जॉन किल्बी का हिंदी बताओ हमें। मैम क्या बताएं, अभी नाम है ये, इसका क्या हिंदी बताऊँ मैं, है ना। आईसी की फुल फॉर्म आपको मैं हिंदी में क्या बताऊं, जब इंटीग्रेटेड सर्किट ही इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से याद आया भाई, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं, जो कंप्यूटर पढ़ते हैं या एग्जाम देते हैं उनको पता होगा। कंप्यूटर के अंदर फुल फॉर्म्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स पढ़ लेना, ठीक ठीक है। उसके अलावा अपना जो टेलीग्राम पे चैनल है, जो मैं होमवर्क देती हूँ, वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर कमेंट कर सकते हो क्या? मैंने देखा नहीं है, अगर कर सकते हो तो उस पर वो डाल दिया करो, ठीक है। बाकी का आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चंस डाल देंगे हम कभी कभी, मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मिल गया तो वो क्वेश्चन डाल देंगे, है ना। तो वो क्वेश्चंस आप साथ में लिख लिया करो अलग से, मतलब एक ऐसे जैसे आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स के अंदर आप एक ऐसा कॉर्नर बना लिया करो, उस कॉर्नर के अंदर क्वेश्चंस लिख लिया करो। आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आता है, या फिर आप कोई टेस्ट वगैरह लगाते हो, अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट तो ऑफकोर्स लगा रहे होंगे साथ में, टेस्ट वगैरह लगाते हो तो वो क्वेश्चन बैंक, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो वो एक ऐसे बॉक्सा बना के छोड़ दिया करो, या फिर हर पेज के अंदर आप, है ना, ऐसे नीचे थोड़ी सी लाइन छोड़ दिया करो, इतना सा छोड़ दिया करो हिस्सा, ताकि आप उसके नीचे कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है वो साथ साथ में लिखते रहे, क्योंकि बार बार नोट्स नहीं बनेंगे,
है ना, और थोड़ा स्पेस दे के लिखा करेगी कि मान लो आगे आप फिर कभी पढ़ रहे हो कंप्यूटर को तो आपको कुछ अच्छा मिलता है, मतलब ऐड करने लायक मिलता है, तो आपको फिर से कॉपी ना बनानी पड़े, उसी के अंदर आप ऐड करते चलो, है ना। एकदम चिपका चिपका के मत लिखना, एकदम पॉइंट अच्छे से लिखना कि कल को कुछ ऐड करना पड़े तो आप अच्छे से ऐड कर सको, ठीक है। तो अपन ने इंटीग्रेटेड आईसी के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि सबसे पहले वैक्यूम आई, वैक्यूम के बाद में आपकी आती है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद में आपका आ गया आईसी चिप। अब 1971 के अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप आती है आपकी, माइक्रो प्रोसेसर, सेम सेम हो गया सारा, एक सेकेंड, बोरिंग नहीं लगने देंगे हम, कुछ भी हो जाए, है ना, थोड़ा अलग करते हैं इसको। क्या हो रहा है रे देवा, माइक्रो प्रोसेसर चिप, आज थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। अब आपका 1971 आता है, हमने क्या पढ़ा, वैक्यूम आ गया, वैक्यूम के बाद में हमने ट्रांजिस्टर पढ़ लिया, ट्रांजिस्टर के बाद में अपन ने आईसी पढ़ी। अब आईसी के बाद में हम पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप। अब ये क्या था, माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या था, ये अगर हम बात करें पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा आया था, क्वेश्चन आता है माइक्रो प्रोसेसर चिप सबसे पहले कौन सा आया था, उसका नाम था आपका इंटेल 4004। जो आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप आया था वो था इंटेल 4004, जिसका अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, मतलब बहुत कम आता है ये क्वेश्चन कि भाई माइक्रो प्रोसेसर चिप किसने बनाया था, तो वो आपके कौन थे, फेगिन एंड टेड होफ, ठीक है। आपको ये प्रोसेस याद रखनी है, ऐसे याद रहेगा, सबसे पहले वैक्यूम आई थी, वैक्यूम के बाद में ट्रांजिस्टर आया था, ट्रांजिस्टर के बाद में आईसी चिप आई थी, आईसी चिप के बाद में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था। और माइक्रो प्रोसेसर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हाईलाइट कर लीजिएगा, इंटेल 404, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब जो कल अपन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे वो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, ये कुछ बातें कल की क्लास में रह गई थी क्योंकि अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है मेरा, तो आगे का आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं। थोड़ा सा एकदम डेकोरेटिव लेके आए हैं, ऐसे बोर नहीं होना चाहिए ना, कंप्यूटर भी भाई अच्छा सब्जेक्ट है, एकदम बोरिंग वाला बिल्कुल नहीं है। देखो आज थोड़ा ऐसे डेकोरेट करके लेके आए हैं बोर्ड को, है ना। तो इससे आपको पता ही चल गया होगा जनरेशन, अभी जनरेशन का हिंदी भाई भाई हिंदी वाले लिख लेना, पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ी, संगणक की पीढ़ी, पूरा हिंदी बताऊं तो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलो नया टॉपिक डाल लीजिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फटाफट डाल लीजिए। आगे बढ़े, चलो अब हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की। अगर हम फर्स्ट जनरेशन पे आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, वो क्या है, वो ये है कि फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। चलो फटाफट कमेंट करके बताओ कि भाई पहली जनरेशन की शुरुआत कब की गई थी, पहली पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी कंप्यूटर की, आपकी पहली पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी। आपकी पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई थी, वो थी आपकी, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा क्या, पिंक कलर लेते हैं हम, पिंक कलर। 1942 टू 1954, सॉरी 55, 1942 टू 19
55। अब कई बुक के अंदर आपको 1942 की जगह 1945 भी दे रखा है, 44 भी दे रखा है ना, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो लगभग मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, बाकी का इसके आसपास यहाँ 1942, 43, 44, 45 के आसपास मिलेगा, तो एक ऑप्शन मिलेगा इसके आसपास का मिलेगा, वो लगा लीजिएगा, पर चांसेस इसके ज्यादा है मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो हमारी पहली जनरेशन थी उसकी शुरुआत होती है आपकी 1942 से 1955 में। ठीक है, अब पहली जनरेशन आ गई, टाइम पीरियड बता दिया। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे पास की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई ऐसे ऐसे स्टेज आई थी, कैसे आई थी स्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, कैसे आई, वैक्यूम आया, वैक्यूम के बाद वैक्यूम ट्यूब आई, वैक्यूम ट्यूब के बाद में क्या आया, ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद में आईसी चिप आई, आईसी चिप के बाद में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। ठीक है, वही चीज यहाँ होती है कि इसमें जब पहली जनरेशन आई थी तो पहली जनरेशन के अंदर इन लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को काम में लिया, वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब को काम में लिया विद्युत को प्रवाह करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा जब जनरेशन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उनकी स्पीड कैसे मापी गई थी, उसकी मतलब जो स्पीड मापा था वो किस में मापा था। ठीक है, स्पीड मापने की बात आती है तो किस में मापा गया था इसको, आपका मिली सेकेंड में। स्पीड इसकी मिली सेकेंड में, मतलब ये कितनी देर में कैलकुलेशन वगैरह कर लेता है, कितनी देर में ये अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर देता है, वो सब मापा गया था आपका मिली सेकेंड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टोरेज की कि भाई इसमें जो काम होता था वो स्टोर कहाँ होता था। स्टोर होने के लिए जो आपके काम में लेते थे उस टाइम पे वो थी मैग्नेटिक चिप। क्या थी, मैग्नेटिक चिप। मैग्नेटिक चिप कैसे होती थी, मतलब याद हो तो हमारे, मतलब जब हम बच्चे थे, मतलब मेरे भी याद आता है कि भाई हम छोटे थे तब एक ऐसे रेडियो टाइप में होता था, एक कैसेट वगैरह चलाई जाती थी, वॉकमैन वगैरह कुछ ऐसे कुछ करके बोलते थे उसको, उसके अंदर ब्लैक कलर की रील भरी हुई होती थी, है ना, तो वो निकल जाती थी तो अपन उसमें उंगली डाल के ऐसे 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 करके घुमा के या फिर पेन वगैरह डाल के वो रील वापस अंदर करते थे, या फिर है ना मतलब वो वेस्ट हो जाती थी, वो काम नहीं करती थी कैसेट, तो अपन क्या करते थे उसको रील को निकाल के ऐसे खेत में लगा के, और वो मतलब जैसे ही हवा चलती तो वो ऐसे आवाज करती थी, कुछ अच्छी सी आवाज आती थी, है ना, वो काम करते थे ना, वो वाली चीज थी, वो वैसी ही होती थी ये मैग्नेटिक चिप। अब इसका या फिर मैग्नेटिक चिप बोल दो या फिर मैग्नेटिक टेप बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली कि फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत कब हुई, इलेक्ट्रिसिटी थी वो आपकी पास कैसे की गई, किसके, विद्युत प्रवाह कैसे हुआ, वैक्यूम ट्यूब के थ्रू। अगर हमने बात करें कि भाई ये प्रोसेस किस में करता था, मतलब इसकी यूनिट क्या थी, स्पीड की यूनिट क्या थी, तो वो थी आपकी मिली सेकेंड। उसके बाद में हम बात करें कि भाई स्टोरेज, स्टोर किस में करता था, तो वो आपकी क्या थी, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मैंने बताया आपके दिमाग में अब तक इमेज आ चुकी होगी किसी ने देखा है तो। ठीक है, अब हम बात करें आगे, ये लैंग्वेज कौन सी काम में लेता था, तो जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट और सेकंड क्लास में बताया कि भाई जो शुरू में कंप्यूटर आए थे उनमें मतलब ये वाली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज काम में नहीं आती थी, उनमें एक ही लैंग्वेज काम में आती थी जो कि कौन सी थी, आपकी मशीनरी लैंग्वेज। मशीनरी लैंग्वेज बोले तो बाइनरी लैंग्वेज, कौन सी, बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज कौन सी थी, फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ, बाइनरी लैंग्वेज थी आपकी 0 एंड 1, जिसमें 0 का मतलब क्या था, ऑफ, एंड 1 का मतलब था आपका ऑन। ठीक है, लैंग्वेज की भी बात कर ली। फिर जो आपका जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था उसको बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा गया था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या था यहाँ पे, कि मतलब ये बैच में काम करता था, मतलब एक
ग्रुप में काम करता था। जैसे कि इसके कुछ 3 बैच में इसको कुछ काम दे दिया जाता है, मान लीजिए B1 है, ये B2 है और ये आपका B3 है, ये 3 बैच बना दिए। अब B1 में हमने इसको काम दिया कि भाई तेरे को प्लस करना है, B2 में अपन ने इसको काम दिया माइनस करना है, B3 में अपन ने इसको काम दिया मल्टीप्लिकेशन करना है, दे दिया। तो इसमें क्या होता था कि जब अपन इसको काम देते थे तो ये बैच में करता था, एक एक बैच को पकड़ के काम करता था, ठीक है। पहले ये प्लस करना, फिर इसका माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, ये 3 प्रोसेस जब तक होती थी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि जब तक ये 3 प्रोसेस होती हैं इसमें एक मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। अब जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक आप इस कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको सही करने के लिए आफ्टर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में आप उसमें कुछ करना था आपको सही, वो कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक आप इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पढ़ा। अब इससे मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कौन से आते थे, तो इसमें अपन ने अभी अभी पढ़ा था, अभी अभी जो कंप्यूटर पढ़े थे आपका जो था मार्क 1 था, एनियक था, आपका एनियक था। ये दोनों एग्जाम्पल किसके थे? आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के थे। एनियक, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट जनरेशन हो चुकी है, इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी सेकंड जनरेशन की। अब सेकंड जनरेशन में वही चीज है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा इसका कि टाइम पीरियड क्या था। उसका टाइम पीरियड क्या था? 1955 तक था उसका, ठीक है। 42 टू 55, 55 तक था। तो ये तो जरूर मतलब पता चल गया कि भाई अगर एक चीज खत्म हो रही है तो उसके बाद में दूसरी चीज शुरू होगी। तो सेकेंड जनरेशन आपकी शुरू हुई थी, वो कब हुई थी? 1956 में। अब कब तक थी, कब तक थी ये आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, 1964। देखो इसमें जो ये डेट है इसमें एक दो ऊपर नीचे हो सकता है बुक्स के अंदर, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स की बुक है, उनमें अलग अलग डेट दी हुई है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लेना, इसके आसपास ही आपको डेट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम मतलब 3-4 वो जो ऑप्शन मिलेंगे उनमें ऐसे ही मिलेगा कि 56 देती, किसी में 57 देती, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना तो एग्जामिनर भी समझते हैं, आप देख लेना। बाकी की आप डेट यही याद कर लेना, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा तो देख लेना उसको। बाकी की ज्यादातर इसी को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे हुई थी, विद्युत प्रवाह इसमें कैसे किया गया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम तो जैसा कि हमने देखा कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ने काम कर दिया, वैक्यूम ने काम कर दिया। तो अपन ने जैसे इससे भी पहले पढ़ा कि वैक्यूम के बाद में क्या आए थे? आपके ट्रांजिस्टर आए थे। क्या आए थे? ट्रांजिस्टर आए थे। तो ऑफकोर्स इसमें कौन काम करेगा? आपका ट्रांजिस्टर काम करेगा। तो विद्युत प्रवाह के लिए किसने काम किया? ट्रांजिस्टर ने काम किया, ठीक है। ट्रांजिस्टर ने अपना काम कर दिया। अब आता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन के अंदर मिली सेकेंड के अंदर आप इसको माप रहे हैं, ये चीज पढ़ ली। अब दूसरी अपने इसमें ये भी पढ़ ली कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी पास थी वो कैसे, उसमें वैक्यूम से हुई, इससे ट्रांजिस्टर से हुई। अब इसकी स्पीड किससे मापी गई थी वो फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, इसकी स्पीड आपकी मापी गई थी, वो थी आपकी माइक्रो
सेकंड। ठीक है, अब बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ कि उसमें वैक्यूम का यूज किया जा रहा था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जा रहा था, स्पीड में भी चेंजमेंट आ गया, थोड़ी अच्छी स्पीड आने लग गई थी। अब इसकी बात करें स्टोरेज, अब स्टोरेज में क्या चेंज आया? स्टोरेज किस में होने लगी? अब इसकी स्टोरेज में चेंज ये आया कि इसमें कुछ चेंज नहीं है, वही आपकी मैग्नेटिक टेप थी, उसमें इसकी स्टोरेज होती थी। किस में होती थी? मैग्नेटिक टेप में। देखिए अब नोट्स बना रहे हैं, जैसे जैसे मैंने बनाए हैं ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा, याद रह जाएगा कि हाँ अपने फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे हुई, उसकी मतलब टाइम पीरियड क्या था, स्पीड क्या थी, स्टोरेज क्या थी, लैंग्वेज क्या थी, है ना, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे याद रह जाएगा कि हाँ अब जैसे अपन ने पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी क्रम में अपन इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो वही क्रम चल रहा है। उसमें भी अपन ने यही पढ़ा, पहले अपन ने वैक्यूम पढ़ा फिर ट्रांजिस्टर पढ़ा था, इसमें भी वही आया, पहले वैक्यूम पढ़ा फिर अपना ट्रांजिस्टर आया। ठीक है, अब स्टोरेज हो गई मैग्नेटिक टेप में। अब बात करते हैं इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी, तो अपन लैंग्वेज की बात करें तो आपकी लैंग्वेज थी फोरट्रेन। आपकी लैंग्वेज कौन सी थी? फोरट्रेन। और दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी आपकी, फटाफट बताओ, दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी? दूसरी लैंग्वेज थी आपकी कोबोल। ठीक है, अब जो सेकंड जनरेशन आई इसमें लैंग्वेज चेंज हो गई। क्या क्या चेंज हुआ? विद्युत प्रवाह चेंज हुई, कैसे होनी है, स्पीड चेंज हुई, स्टोरेज वही रहा लेकिन लैंग्वेज भी चेंज हो गई। सबसे पहले अपन ने मशीनरी लैंग्वेज पढ़ी, लेकिन यहाँ आ गई फोरट्रेन और कोबोल आ गई। अब फोरट्रेन और कोबोल हाई लैंग्वेज थी। ठीक है, अब ये लैंग्वेजेस अभी जैसे बाइनरी लैंग्वेज थी भाई, अब काम करने वाले हैं, कंपनी वगैरह में काम करने वाले हैं, अब उनको वो लैंग्वेज नहीं आ रही थी, तो क्या वो कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसी प्रॉब्लम को देख के मतलब लोग ज्यादा कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे थे कि भाई जिनको ये लैंग्वेज ही नहीं आती वो कंप्यूटर कैसे काम में लेंगे, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकंड जनरेशन आई। अब इसमें एक फोरट्रेन ऐसी, फोरट्रेन और कोबोल हाई लैंग्वेज थी जो किस काम में आती थी आपके, मतलब जो कॉमर्शियल यूजेस थे या फिर आप बोल सकते हो आप बिजनेस वगैरह थे, उन सब चीजों के लिए इन लैंग्वेजेस का काम में आता था, या फिर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका काम में लिया जाता था। वो कौन कौन से थे? कॉमर्शियल और आपके बिजनेस। ठीक है, अब फोरट्रेन लैंग्वेज का मतलब क्या था? फोरट्रेन लैंग्वेज का मतलब था आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या था? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर से याद रख लीजिएगा फॉर्मूला, और ट्रांस से याद रख लीजिएगा ट्रांसलेशन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब बात करें हम कोबोल की। कोबोल का क्या मतलब था? कोबोल का मतलब था कॉमन, सीओ से याद रख लीजिएगा कॉमन, बी से याद रख लीजिएगा बिजनेस लैंग्वेज। आपकी क्या थी? कॉमन। कोबोल का मतलब था यहां कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, ओ से ओरिएंटेड और एल से लैंग्वेज। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों अपन देखते हैं, इनकी मतलब फुल फॉर्म देखते हैं, तो इसमें अपन को इतना तो पता चल गया कि भाई बिजनेस कॉमन लोगों के लिए है, फिर बिजनेस लोगों के लिए है, फिर वो जो लैंग्वेज थी उसका ट्रांसलेशन करके बनाया गया था। तो कॉमन सी बात है, कॉमर्शियल या बिजनेस या फिर नॉर्मल यूज के लिए इसको काम में लिया जाता था। लेकिन इससे पहले अपने पास जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? मशीनरी लैंग्वेज थी, लो लेवल लैंग्वेज थी। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। इसको मतलब चेंज करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए क्या हुआ? इसको चेंज करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया। इसको चेंज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम था? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यह था जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज थी, लो लेवल की जो लैंग्वेज थी उसको हाई लेवल में चेंज करना। और जो हाई लेवल की जो लैंग्वेज थी उसको
लो लेवल में चेंज करना। ठीक है, अभी फर्स्ट जनरेशन में अपन ने क्या पढ़ा, उसका टाइम पीरियड पढ़ लिया, स्टोरेज पढ़ ली, स्पीड पढ़ ली, स्पीड पढ़ने के बाद लैंग्वेज पढ़ ली। सेकेंड जनरेशन में सेम चीजें पढ़ी, लेकिन चेंजमेंट किसमें नहीं हुआ था, स्टोरेज करने की आज भी वही मैग्नेटिक टेप थी। सेकेंड जनरेशन में हमने ये भी देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम में लेने लग गए थे, लैंग्वेज भी हमने हाई यूज कर ली थी। अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछ ही लिया जाए कि भाई सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे, अब देखो ये जनरेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत आता है कि भाई जनरेशन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि भाई ये कौन सी जनरेशन का क्वेश्चन है, मतलब कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है वो बताइए। तो आपका एक तो था एनसीआर, एनसीआर, और दूसरा क्या था आपका आईबीएम, आईबीएम 1401। आपका एक तो था एनसीआर, दूसरा था आईबीएम। ये दो कंप्यूटर थे जो सेकेंड जनरेशन में है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है इसमें से, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब इसी के साथ अपन अगर अपनी थर्ड जनरेशन में बात करें, थर्ड जनरेशन की बात करें, सेम वही चीजें आ जाती हैं वापस। विद्युत प्रवाह कैसे हुई, उसमें कैसे हुई, सबसे पहले में कैसे हुई थी, फटाफट रिवीजन करते हुए चलिए मेरे साथ में। पहली जनरेशन में कैसे हुई थी, वैक्यूम काम में लिया गया। दूसरी जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर काम में आ गया। अब तीसरी जनरेशन में क्या काम में आएगा, तीसरी जनरेशन में मैम आईसी काम में आएगा, आईसी काम में आएगा। आईसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, फटाफट कमेंट करके बताओ, क्लास में एक्टिव हो या नहीं वो पता चल जाए अभी। आईसी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, और कब स्टार्टिंग हुई थी आईसी की, कब बनाया गया था आईसी को, किसने बनाया था, कहाँ बनाया था, फटाफट कमेंट कर दीजिए। हम्म, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, तो उसमें अपन ने मिली देखा, फिर माइक्रो देखा। अब इसमें क्या आएगा भाई, स्पीड तो मतलब तेज होती जा रही थी, प्रोसेस करने का मतलब जो काम था वो तेजी से बढ़ता जा रहा था, पहले थोड़ा धीरे हो रहा, फिर थोड़ा फास्ट किया गया। अभी नई जनरेशन लेके आ रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट तो करके लाना ही था। अब जो स्पीड थी इसके अंदर कौन सी थी, इसमें थी आपकी नैनो सेकेंड, इसमें काम कर रहे थे। वो किस में कर रहा था, प्रोसेस किस में कर रहा था, आपका नैनो सेकेंड में कर रहा था। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात ये थी जब आपकी थर्ड जनरेशन आई थी, थर्ड जनरेशन आई तब इसमें आपके इनपुट एंड आउटपुट का यूज होने लग गया था। किसका होने लग गया, इनपुट एंड आउटपुट का पता चल गया कि भाई हाँ इनपुट और आउटपुट कुछ चीजें हैं, उनसे प्रोसेस किया जा सकता है, उनका हार्डवेयर के रूप में काम में लेने लग गए। अब तीसरी चीज इसमें ये आई, अब जो आपका थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन था वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका थर्ड जनरेशन आया वो क्या था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, कोई काम दिया गया, पहला काम दिया गया, उस काम को करने में इसको 2 मिनट लग रहे थे, दूसरा काम दिया गया, उस काम को करने में इसको 4 मिनट लग रहे थे, तीसरा काम दिया गया, उस काम को करने को इसमें 3 मिनट लग रहे थे। ठीक है, तो ये कैसे काम करता था, ये काम पहले तो इसको मतलब सीरियल वाइज मतलब मैनेज करता था कि भाई जिसमें सबसे कम काम लग रहा है सबसे पहले उसको किया जाएगा, 1 नंबर पे इसको किया जाएगा, 2 नंबर पे इसको किया जाएगा, और 3 नंबर पे इसको किया जाएगा। इसको तीसरे नंबर पे शिफ्ट कर देता था और इसको सेकंड नंबर पे शिफ्ट कर देता था, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या करता था कि जब तक मतलब पहला काम इसको 2 मिनट में करने के लिए दिया गया है तो ये 2 मिनट में उस काम को कंप्लीट करता था। अगर ये 2 मिनट में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसको सबसे लास्ट में पुश कर देता था कि बाकी का काम बाद में किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई इसके एग्जाम्पल्स की, इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो आता है आपका IBM 360। जो बार बार एक ही एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये है आपका IBM 360।
आपका IBM 360 और एक था आपका POP 11, POP 11, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, सॉरी POP नहीं, PDP 11 एंड PDP 8, ऐसे याद कर लीजिए। ये 3 एग्जाम्पल थे आपके थर्ड जनरेशन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ जनरेशन पे चलते हैं। फोर्थ जनरेशन पे जाएं उससे पहले एक बात और, जो आपका PDP 8 था, जो PDP 8 था, इसको मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है आपका? मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, तो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? फटाफट कमेंट करके बताइए, फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? चलो फटाफट कमेंट करके बताइए, और जिसको नहीं पता है वो इस चीज़ के बारे में पढ़ के आइए। कल की क्लास में फोर्थ जनरेशन के बारे में अगर आपके पास कोई बुक है, रेफरेंस है, तो उस चीज़ को पढ़िएगा। और जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है अब तक, वो सारा का सारा रिवीजन कर लेना, और इसमें कुछ बच गया है वो ऐड कर लेना। भाई मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो करवा दिया है, बाकी की राम कथा मैंने लिखवाई नहीं है। जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो कंटेंट मैंने लिखवा दिया है। बाकी का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर पढ़ो तो बहुत डीपली है कंप्यूटर, और मतलब एग्जाम के व्यू में पढ़ो तो इतना बड़ा भी नहीं है कंप्यूटर, है ना। तो जो लोगों को ऐसा रहता है, मैम कल ये कमेंट आया था, परसों कमेंट आया था एक, कि मैम आप कंप्लीट तो पढ़ाओ, पूरा तो पढ़ाओ। भाई मैं मेरी तरफ से पूरा ही पढ़ा रही हूँ। अब कंप्यूटर में आपको C++ की डिग्री तो देने वाली हूँ नहीं, आपको एग्जाम के बेस पे पढ़ा रही हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको पूरा पढ़ना है तो आपके पास रेफरेंस भी है, और आपको ऐसे लगता है कि भाई मैम कुछ अच्छा नहीं पढ़ा रही है तो आप कहीं और देख लीजिएगा। देखिए मैं फोर्स नहीं करती, मैं कैरियर खराब नहीं करना चाहती आपका, मैं मेरी तरफ से बेस्ट ही कर रही हूँ कि भाई आप अच्छे से पढ़े, है ना। और मैं मेरी तरफ से आप लोगों को मतलब एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 ला सकूं आपके, ऐसा कुछ करने की कोशिश करती हूँ, कंटेंट लेके आती हूँ। उसके बाद में आपको ऐसे लग रहा है कि अधूरा पढ़ा रहे हैं, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। बाकी का मैंने बोला भी था, आपको कहीं ऐसे लगता है कुछ रह गया है तो उसको आप लोग ऐड कर लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं क्या है कि और बच्चों को भी बता सकूं। अभी मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ भाई, मेरे को जितना याद रहता है यहाँ पढ़ाते टाइम उतना पढ़ा देती हूँ भाई, कुछ रह जाता है, ऐसा तो नहीं है सारी चीज़ें पढ़ाते टाइम दिमाग में हजारों चीज़ें चलती है, कुछ चीज़ मिस भी हो जाती है ना। तो उस चीज़ के लिए भाई आप ऐसे बोलते हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी का बढ़िया लगा भाई, आप लोग ऐसे एक्टिव रहते हो मेरी क्लास में, ऐसे ही एक्टिव रहते रहें, और बाकी का बने रहें, हंसते रहें, और अगली क्लास में मिलते हैं इसी खुशी के साथ, इसी जोश के साथ। धन्यवाद।